वेलकम बैक. आ चुके हैं हम वापस. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. और काम की बात, आज बहुत ज़्यादा काम की बात इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म के बारे में. ऑटिज़म जैसी एक चाहे बीमारी, मैं इसको नहीं कहना चाहती, एक कंडीशन को हम नॉर्मलाइज करें अब. बिकॉज जब हम किसी भी ऐसे बच्चे को देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि शायद कुछ हो सकता है इस बारे में. एंड ऑफ कोर्स ड्यू डिलिजेंस अपनी हर इंसान करता है. पेरेंट्स जो हैं वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. बट वंस यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद ऑटिज़म, तब क्या करना चाहिए? तब ज़िंदगी की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर किया जाए? इसके लिए ज़रूरी है कि समझा जाए कि ऑटिज़म एक्चुअली है क्या. सो मेरे साथ आज दो जो गेस्ट मौजूद हैं, एक तो हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट और एक हैं वो मदर जिनके जो बच्चे हैं वो ऑटिस्टिक हैं. सो मैं उनकी भी जर्नी जानना चाहूँगी. मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी मशाइल अख्तर नुमान का, जो कि वर्किंग मदर हैं एंड इनके जो चाइल्ड हैं वो ऑटिस्टिक हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. एंड आई एम श्योर कि हम आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे, एम्पैथाइज करेंगे और ज़्यादा समझेंगे द जर्नी एंड द विजडम इट टेक्स कि अच्छा क्या करना है अब इस बारे में, उस बारे में. अच्छा, इसके साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ इस्मा खान को. बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और अपना क्लिनिक आई केयर के नाम से रन करती हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. इस्मा, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि ऑटिज़म अगर आपने एक ले मैन को बताना हो तो व्हाट इज़ ऑटिज़म? सो ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें दो मेन सिम्टम्स होती हैं. एक होता है लैक ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन इश्यूज़, जिसमें क्या होता है कि बच्चा उनके लिए मुश्किल होता है इंटरेक्ट करने, लोगों से बात करना, लैंग्वेज में डिले हो सकता है, स्पीच डिले हो सकता है. और दूसरा जो मेन सिम्टम है वो है रिपेटिटिव बिहेवियर्स या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स. सो फॉर एग्जांपल कोई बच्चे होते हैं जो बार बार वही चीज़ करते रहते हैं, वही खिलौनों के साथ खेलते हैं, वही गाना सुनते हैं, वही कार्टून देखते हैं, उनको रूटीन पसंद है, तो इसको कहते हैं रिचुअलिस्टिक. तो ये दो मेन सिम्टम्स हैं. और ऑटिज़म, मैंने कहना था कि ये एक स्पेक्ट्रम है. तो बच्चा कहीं भी हो सकता है, सिवियर, माइल्ड, मॉडरेट, और ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है. ओके वेल एक्सप्लेन. और आई एम श्योर कि अब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आप क्लियर हो गई होंगी. बिकॉज काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी जो ट्रेट है वो कम है, ज़्यादा है. सो बिकॉज इट्स अ स्पेक्ट्रम, तो हो सकता है कि इंटेंसिटी उसकी कम या ज़्यादा हो. मशाइल, मैं आपसे जर्नी पूछना चाहती हूँ कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट टू नो दैट योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक एंड हाउ? Aisha, my son was a year and a half, and since I was very actively involved अपनी family के बच्चों के साथ, मुझे लगा था, मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो गया था that something is unusual. Okay. Something needs to be looked into. कि कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं है, जो एक टिपिकल पैटर्न होता है एक बच्चे की ग्रोथ का, जो माइलस्टोन्स होते हैं. 1.5 साल के बाद मुझे वो डिफरेंसेस नज़र आना शुरू हो गए थे. That's when we approached, various doctors, and हमने जाके कंसल्ट करना शुरू कर दिया था. That's when it started. Okay. So and how did you get to know autism पे जब जब डायग्नोस हुए, किसने किया, कैसे किया? Of course, are we allowed to take names of the institutes? Of course. हम उसको सबसे पहले तो the first place to go to is Aga Khan. Okay. हम वहाँ लेके गए. He's almost 2 years old, and उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस था, उसके थ्रू उन्होंने कहा कि जी ये ADHD है. Okay. ठीक है. ADHD is attention deficit hyperactive disorder. फिर उसके बाद we went for another evaluation, जिसमें बहुत लंबा extensive 3 हफ्ते के ऊपर उसके ऊपर पूरा उन्होंने they evaluated him. So वो 2 different sessions थे, 3 हफ्ते के difference से. And then when we got the report after that, it said that there's comorbidity. Comorbidity का मतलब ये होता है कि ऑटिज्म भी है और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर भी है. Okay. So there were 2 conditions in my child. जिसके बाद of course then we weren't prepared for it like no other parent is. And then the first thing was now what? अब क्या करें? Then उसके बाद सॉरी, आप यहीं कराची में ही रहते थे? मैं कराची में. Okay. I was in Karachi. But being a first time parent, and we don't have family here. Okay. So बहुत आप lost feel करते हैं. Of course with the diagnosis, that's the first step, जब आपको समझ नहीं आती चीज़ें. And secondly, उस ज़माने में I think almost a decade back, now my son is 11 years old. So almost 9 to 10 years back, इतनी awareness भी नहीं थी. It was a topic जिसको सब under the carpet कर देते थे. And I remember मैंने किसी को बताया भी नहीं था in my family. I wasn't comfortable with the idea because मैं खुद वो चीज़ अभी रजिस्टर नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत अवेयरनेस नहीं थी. अब अगर कोई बात करे ऑटिज्म के बारे में तो मैं आई एम श्योर मैं
آدھی کتاب تو میں شاید خود ہی لکھ لوں. بالکل, you know, based on اتنی your چیزوں کے بارے میں experience, ڈسکشن ہو چکا ہے, ہاں. and people are more open about it, Absolutely. and people no longer hide their kids. بالکل, اور وینیوز زیادہ ہے نا, ایونیوز زیادہ ہیں کہ آپ جا کر آپ اسکولنگ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. سو بہت ساری اس طرح کی آپشنز ہیں. اس وقت پھر آپ نے کیا کیا when you got to know, پھر کیا تھا؟ I think the first step was for us was to start looking for therapists. Okay. Because see, whatever it was, whatever the magnitude of it was, mild tha, moderate tha, jo tha, اس کا فرسٹ اسٹیپ یہی تھا کہ ہمیں تھراپسٹ ڈھونڈنے تھے. ٹھیک ہے. اس کا اسپیچ ڈیلے تھا. ٹھیک ہے. اس کو بہت چھوٹی عمر میں چشمے لگ گئے تھے, بیکاز اس کو ایک اکوموڈیٹو ایسوٹروپیا تھا جس میں آنکھ ہلکی سی اسکوینٹ کرتی ہے. اوکے. سو اس کو بہت چھوٹی عمر میں چشمے لگے. دین اس کے بعد اسپیچ میں کافی ڈیلے تھا, اور بیہیویئر کے ایشوز آتے تھے, چیزیں صحیح سے کر نہیں پاتا تھا, جس میں ہمیں آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت پڑی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کون سی چیز کیسے اٹھانی ہے, کیا کرنا ہے. بھاگتا تھا. ٹھیک ہے. he did not have a sense of danger, so اگر میں اس کو کہیں چھوڑ دوں تو he would just go harm himself, with something. So وہ ساری چیزیں کرتے کرتے it took us a lot of time to find the right people as well. Because کبھی میں from day one میں اس کو تھراپیز پہ لے کے جانا اسٹارٹ ہو گئی تھی. Whatever I felt I could do to help my child. But اپنے مطلب کے لوگ ملتے ملتے بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے who understand your language. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, because ماشاء اللہ سے تھراپسٹ تو بہت سارے ہیں اینڈ اویئرنیس بھی بڑھتی جا رہی ہے, بٹ یو نیڈ یور پیپل who understand your child, who have the same kind of wavelength. تو اس میں ٹائم لگا, but the first if you were to ask me, the first step was therapy. Okay, that was the first thing. اچھا, تھراپی میں اور مجھے بتائیے گا اسما کہ when an autistic child comes for therapy, تو of course وہ یہ جو ایک امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک بالکل نارمل زندگی ہے, وہ کس طرح سے آپ پیرنٹس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ دیکھیں وہ نہیں ہونے والا, لیکن اپنی ہی زندگی کو سب سے بہتر طریقے سے کس طرح گزار سکتا ہے, that is going to happen and what's the process? اوکے, سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ, پہلے میں آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے میں نے ایک چیز کہنا ہے کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ابھی فی الحال, میں نے یہ کہنا ہے کہ جو اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ شو سن کے کہ آپ کا بچہ شاید آٹسٹک ہو یا اس کا کوئی ڈیولپمنٹ ڈیلے ہوتا ہے, جو پروسیس ہوتا ہے نا, آپ کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں جو ڈائگنوسس کرتے ہیں, اور اس کے بعد تھراپیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تھراپیز کا یہ ہوتا ہے کہ تھراپی ایک قسم کی لائف اسٹائل ہوتی ہے. تھراپی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. آکیوپیشنل تھراپی ہوتی ہے جس میں زیادہ تر فزیکل پہ کام کرتے ہیں. پھر ہوتا ہے اسپیچ تھراپی جس کے اوپر آپ کے اورل موٹر, آپ کے منہ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, ساؤنڈ پروڈکشن, اسپیچ پروڈکشن اور کمیونیکیشن کے طریقے. پھر ہوتا ہے ABA تھراپی, اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس, جو ہم کرتے ہیں آئی کیئر میں. اور ABA تھراپی ایک قسم کا اس طرح کا تھراپی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ہفتے میں کریں یا 2 دفعہ ہفتے میں کریں. اسپیشلی شروع میں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے اس بچے کو لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اب دیکھیں, اب آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے کیسے پیرنٹس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی دنیا میں ان کی لائف اسٹائل کس طرح کی ہے. پہلے آپ نے شروع کرنا ہے پیرنٹس کی سوچ کیا ہے. بہت سے لوگ یہاں یہ نہیں کرتے. بالکل. ڈائگنوسس ہوتی ہے, کہتے تھراپی پہ بھیجی, سائیکالوجسٹ ڈائگنوسس کر کے بولتے ہیں تھراپی چلے جائیں. اب جو ماں ہے, جو باپ ہے, جس نے یہ لفظ پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے, ان کی تو پوری زندگی ٹوٹ جاتی ہے. تو پہلا ہوتا ہے پیرنٹس کو کاؤنسل کرنا ہے, اور یہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, پھر تھراپی اسٹارٹ ہوتی ہیں. جب تھراپی اسٹارٹ ہوتی ہیں تو پیرنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھتے ہیں, اب جو پہلے سوال ہوتا ہے پیرنٹس کی کہ میرا بچہ اسکول جا سکتا ہے. اب میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اسکول جانے کے لیے ایک بچے کے اندر ایک اسکل سیٹ ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ سٹنگ ٹالرنس, انسٹرکشن فالوئنگ, سمجھ, اپنے نیڈس کو کمیونیکیٹ کرنا, یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسکول جانے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اسکلز بچے کے اندر نہیں ہیں, اس کو پہلے بچے کو وہ چیزیں سکھانی ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ جو پری ریکوزٹس ہوتی ہے نا اسکولنگ کے لیے, یہ تھراپی میں کراتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ساتھ جب آپ چلتی ہیں, آپ بچے کو ہینڈ واشنگ, ٹوائلٹ ٹریننگ, ٹوتھ برشنگ, یہ ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں. پھر ہم پیرنٹس کو ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں, اب کوئی پیرنٹس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اپنے ہاتھوں کو فلیپ کرتا ہے, یا میرا بچہ رینڈملی ہنستا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے, یہ کیوں ہنس رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ کرے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ
کہ پیرنٹس کو یہ کیوں فیل ہوتا ہے, بیکاز آف کورس دے گیٹ کانشیس کہ یو نو میرا بچہ ڈفرینٹ ہے. لیکن میں ان کو ہر وقت کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ میاں نے آپ کو چن کے یہ بچہ دیا ہے, ٹھیک ہے, آئی نو کہ آسان چیز نہیں ہے, لیکن ایک وجہ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے. یہ بچہ جو آپ سے نکالے گا نا انسان کی طرح, وہ آپ کے دوسرے بچے نہیں نکال سکتے. جو سمپتھی ہوتی ہے پیرنٹس کی, جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. سو آئی وڈ سے کہ اٹس اے کمبینیشن ٹو ٹیچ دا فیملی کہ دیکھیں یہ آپ کا بچہ ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ہم. نو ون از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یور چائلڈ بٹ بالکل. سو ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ ونس دا پیرنٹ انڈرسٹینڈس, بچے کو جب سمجھ جاتے ہیں, سو دے ہیو ٹو آلسو ایجوکیٹ دا پیپل کہ یہ میرا بچہ ایسے ہے, اور اگر یہ ہنس رہا ہے اپنی دنیا میں, ہنسنے دیں. ایبسلیوٹلی, بیکاز دیکھیں پیرنٹس ہی سب سے زیادہ آف کورس سفر بھی کرتے ہیں, اور مشکل ہے, آسان نہیں ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن ضروری ہے بیکاز ایک تھیراپی کے بعد یا اسکولنگ کے بعد بچہ ایونچولی گھر ہی آ رہا ہے. اینڈ پیرنٹس کی اویئرنیس پہ, ان کے بیہیویئر پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یو نو لائف لانگ اس کی جتنی بھی یہ ساری ٹریٹس ہیں وہ تھوڑے سے یو نو امپرووڈ ہوں. پیرنٹس کا رول ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام کہف ہے اینڈ آئی ہیو اے سن ہو از آٹسٹک. اوکے. He is actually 8 years old. He is what you call is high functioning autistic. Okay. Okay. And where do you live? I am in Karachi. You're in Karachi. So does he go anywhere for you know schooling, therapy, या homeschooling है? Actually, I am homeschooling him right now. The only problem is that during the COVID, I had to pull him out of the school. He used to go to a school. Okay. And because we were paying the fees only for the sake of, you know, putting his name, just keeping his name in the school. Okay. So I had to pull him out. So now he is taking the resource teacher is coming at home, and he is just taking the resource classes at home. Okay. So I just wanted to know one thing, that's a very, you know, a question that we the parents of autistic children have usually within us. Like we have these unusual thing going on at our home because our children is my son is autistic. Okay, so you know I have to make my daughter understand that whatever you know how you have to handle your brother, and you know he's speech delay. Absolutely, he cannot speak, he cannot express his emotions. As you all know, Isma is there and Isma knows that how it goes, right? بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی, اٹس اے ویری گڈ کویشچن. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک سبلنگ ہے وہ نارمل ہے, اس کی تھیراپی, اس کی کاؤنسلنگ آئی وڈ سے کتنی ضروری ہے ٹو ڈیل ود دی ادر سبلنگ, بیکاز وہ بھی چھوٹا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ بالکل, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آئی مسڈ یور نیم بٹ تھینک یو فار پریزنٹنگ دیٹ. یہ بہت انہوں نے اچھا سوال پوچھا ہے. اصل میں مجھے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ 3-4 دن پہلے میں ایک اور ایکس کلائنٹ سے ملی تھی جو میرے سے, جن کے ساتھ میں انشاءاللہ ایک پوٹینشیل پروجیکٹ کر رہی ہوں اسی حوالے میں, اور ہم بات کر رہے تھے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے, بیٹا ان کا آٹسٹک ہے, آئی تھنک وہ 7 یا 9 سال کا ہے, اور ان کی بیٹی 7 سال کی ہے, 7 اور 9 سال. تو جو بیٹی ہے وہ امی سے پوچھتی ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتا ہے, یہ میرے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں, میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں کہ آپ کا بھائی کا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کی امی کو یہ بولا کہ دیکھیں جب آپ اپنی بیٹی کو, سبلنگز بہت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے. اصل میں میرے فیملی میں بھی ایک آٹسٹک بچہ ہے جس کے بارے میں, جن کے وجہ سے میں یہ کام کرتی ہوں. وہ میرے انکل کے بیٹے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں. 21 years old, cannot speak, and I've seen جو ان کے بھائی ہیں, ان کے بڑے بھائی, ان کا رول کتنی قیمتی چیز ہے. تو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اپنے بچوں کو, اسپیشلی کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک کہانی کی طرح کہ ایک دن آپ کا بھائی پیدا ہوا تھا, اور وہ, اور آپ نیگیٹو لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں کہ پرابلم ہے یا وہ بولیں. پھر ہم نے تھوڑے سے آبسٹیکلس فیس کیے تھے ان کے بارے میں کہ ان کو کمیونیکیشن کے لیے مشکل لگ رہا تھا. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کام کی تھی, اینڈ یو ایکسپلین اٹ ٹو دیم کہ یہ بچہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے آپ سے, جیسے آپ بھی ڈفرینٹ ہو وہ بھی ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہوگا
more then वो आपको समझेगा. And you kind of have to build एक empathetic nature अपने दूसरे बच्चे के अंदर, and you explain it to them like it's a story. The same way you will explain to a child अगर वो adopted है कि mama saw you and she really thought you were cute, तो she picked you up and she took you home. इस तरह से आप करते हैं. ऐसे ही आप अपने दूसरे बच्चे को जो छोटे होते explain करते हैं कि आपके बच्चे का भाई या बहन की ये मसला है और आपने इनके साथ काम करना है क्योंकि वो भी डिफरेंट है, आप भी डिफरेंट है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे और मशाइल का एक्सपीरियंस के इनके बच्चे का जो कजन्स के साथ इंटरेक्शन है और फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन है, बिकॉज जो ज़्यादा एम्पैथाइज कर सकता है और जो समझ जाता है उसके साथ एक बड़ा अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है, जो कि मेरा एक अपनी ऑटिस्टिक कज़न के साथ है. आई थिंक शी इज़ गोइंग टू टर्न 19 वेरी सून. उसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम ना दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज होते होते और वो चीज़ ज़बान पे आते आते बहुत टाइम लग जाता है. जिसमें से एक ये बात है, जब हम किसी ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स से पूछते हैं कि वो कौन से स्कूल जाता है, और अक्सर मुंह से निकलता है कि वो क्या नॉर्मल स्कूल जाता है, एंड देन एकदम ख्याल आता है कि देखिए नॉर्मल तो सब है, डिफरेंट है हर इंसान हर एक से, जिसमें से ऑटिज़म भी उसकी एक एक प्राइम एग्जांपल है. सो जितने भी मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, बहुत सारे हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जिनके ऑटिस्टिक बच्चे उस स्कूल में जाते हैं जो स्पेशली डिफरेंट बच्चों के लिए होता है. लेकिन मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना कितना चैलेंजिंग है ये हम जानना चाहते हैं मशाइल से, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी ब्रेक में बताया कि वहाँ पर दूसरे बच्चे डिफरेंट नहीं हैं और इनका जो बेटा है वो डिफरेंट है. सो हाउ डू यू डील विद दैट, और डिसीजन कैसे लिया था कि हम वी डेयर टू डू दिस? देखिए, initially we were in a mainstream school from the very beginning, with of course a shadow teacher. एक resource teacher रखी गई थी. वही जो एक pattern बनता है कि जी अगर आपके बेटे में या आपके बच्चे में कोई difference है या कोई learning differences हैं, तो एक shadow teacher या एक resource teacher रख दी जाती है जो उसके साथ साथ होती है. ठीक है. Right, but it was a very big school. And I feel that schools need to really up their game now. ठीक है, because this is no longer a छोटा सा एक cheese. This is everywhere. It's very common now. Yes. There are a lot of kids on different, with different, I wouldn't say disabilities, but different abilities actually. Yeah, different abilities. So I think schools अगर उन चीज़ों को नहीं कर पाते, तो that's probably their lack of upping their game. बिल्कुल. So we during COVID a lot of things happened and a lot of things we realized as well. वो एक break आया था जिसमें you also have time to step back and think कि अच्छा ठीक है, what is the best for my child? I don't want to send him to a school जहाँ पे वो खुश नहीं है या जो उसके लिए है ही नहीं. मैं ज़बरदस्ती क्यों अपने बच्चे को through that process, why should I do this for him? Then we came across this school, VLC. It's also a new school, fairly a new school. But I think when we went and we met them, the vision was pretty much the same. Okay. They were very open to things. It was probably one of those interviews जहाँ पे I felt like myself. Okay. I spoke very clearly about the challenges that we have and the set of issues we've had earlier, and they were very open about it. Okay. ठीक है, this is something जिसमें parents और school को साथ काम करना होता है. ठीक है. ठीक है, it's not like the school decides how this will be done, because of course the parents know the child the best. बिल्कुल. Right? हम उसको दिन रात देखते हैं, हमें उसकी strengths weaknesses का पता है, but of course school plays a very important role. Absolutely. I think in disciplining, in giving them a proper routine, a place to go to bond with friends, to have those friendships develop, school plays a very important role. Absolutely. And I feel that, alhamdulillah, so far, it's been almost 2 years in this school, and things have really evolved for my son. Because एक mindset change है वहाँ पे. वो आपको एक कोने में नहीं कर सकते. Inclusion का मतलब होता है you are including them in everything. बिल्कुल. So my son is a part of the concert, my son is part of the sports day, and they make sure कि वो उसको सामने रखते हैं. ठीक है. And children do understand body language as well. They do understand कि मुझे appreciation मिल रही है, तो I want to do better. Absolutely, right? absolutely. So Like I think that's very important. And I think schools really need to change their vision,
their way of dealing with kids as well. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज देखें ये भी एक डाइवर्सिटी ही है. अब चाहे डाइवर्सिटी जो है वो एथनिसिटी की हो या डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट स्किल्स की हो, डाइवर्सिटी टू डाइवर्सिटी है. जैसे मैं स्टैट्स भी आपके साथ शेयर कर रही थी कि 3,50,000 से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे कह लें, यंगस्टर्स कह लें, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं. इसका मतलब ये तो रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा ही होंगे. सो ऑफकोर्स समथिंग शुड बी डन बाय इट. एंड कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो आयशा. हेलो, आयशा, आप पहले सबसे अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दें ताकि हम सही से बात कर पाएं. टीवी का वॉल्यूम कर दिया म्यूट? मैं बिल्कुल जरूर. ओह, आई एम सो सॉरी आयशा, आई एम सो सॉरी. एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. शो हमारा रिपीट होता है 6:30 बजे मंडे से फ्राइडे, तो आप देख सकते हैं दोबारा से, वरना फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. अच्छा, दूसरे कॉलर याहिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपके दोनों मेहमानों को भी सलाम हो. आयशा, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस इशू. असल में मेरे 3 सवाल है, जरा थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा. एक तो ये कि ऑटिज्म के बच्चे जो शिकार होते हैं, मेरे जैसे, मैं एक मिसाल पेश करूं कि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनका बेटा काफी अरसे बाद हुआ, 17 साल बाद हुआ. अच्छा, बच्चे में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें नजर आ रही थी लेकिन माँ बाप को नजर नहीं आ रही थी. उन्होंने, क्योंकि वो इतनी मोहब्बत का शिकार थे कि उनको अंदाजा नहीं हो सका. और उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इसमें ये है, चीज मौजूद है. फिर उन्होंने अप्रोच किया कहीं दूसरे डॉक्टर्स को और स्कूल्स को. दूसरा सवाल मेरा ये कि कराची के अंदर ऐसे कितने प्रोफेशनल स्कूल हैं. लोगों ने स्कूल्स तो खोल लिए ऐसे स्पेशल स्कूल्स, लेकिन वहाँ ट्रेंड और प्रोफेशनल लोग नहीं है. एक तो ये बड़ी बात, क्योंकि जब तक प्रोफेशनल ट्रेन टीचर्स नहीं होंगे तो सारे वो बच्चों को टैकल सही नहीं कर सकते. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आयशा मेरा ये है डॉक्टर साहब से कि देखें, हम, एक तो बच्चा है, वो बच्चे माँ बाप के लिए चैलेंज भी होते हैं, उनको सब्र भी करना पड़ता है, टैकल भी करना. लेकिन जो आने वाले लोग हैं, इनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो उससे इतने इरिटेटिंग सवाल करते हैं और उनको टीज करते हैं. तो उन लोगों को भी कोई मैसेज दिए, अगर किसी घर में ऐसा बच्चा मौजूद है तो उसको किस तरह, उन लोगों को किस तरह ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, या उन लोगों को किस तरह बिहेव करना चाहिए कि वो इरिटेट ना हो. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया. आइडियली तो मुझे लगता है इसमें कि अगर इसमें कोई वर्कशॉप हो, फॉर द पीपल जो कि हैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे के अराउंड, तो आइडियल सिचुएशन है. मगर आप क्या कहेंगी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू कम्युनिकेट विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड? ओके, तो मैं पहली चीज़ ये बोलूँगी कि उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और कितने हैं जो असल में लाइसेंस्ड हैं. ये आपने बहुत अच्छी सवाल की है. असल में मैं खुद ही पाकिस्तान में सिर्फ 4 साल रही हूँ, बाकी मेरा पूरा लाइफ बाहर था. और मैं एक ही वजह से यहाँ आई थी कि मैंने सही इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है हमारे पाकिस्तान में. सही बिल्कुल, ओनली फॉर पाकिस्तान एंड द नीड. अब जो मैंने ये कहना है कि मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर्स होती हैं, बट जनरली डिपेंडिंग ऑन उनकी जो स्किल सेट होती है, आपने देखना होता है कि उनके पास कौन सी क्रेडेंशियल होती है. फॉर एग्जांपल, बिहेवियर थेरेपिस्ट नीड टू बी बिहेवियर एनालिस्ट, बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट एंड एक्सेट्रा. सो देयर मल्टीपल क्रेडेंशियल्स जो आपको देखना चाहिए. अब जो आप कह रही हैं, द डूज एंड द डोंट्स ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट, पहली चीज़ है कि आपने पहले देखना है कि ये बच्चा बात करता है या नहीं करता. सही, सिंपल, सही. अब अगर आप देखेंगे कि बच्चा बात नहीं कर सकता, तो फिर आपने सोचना है कि अच्छा, मैं इस बच्चे से कम्युनिकेशन कैसे करवाऊं. बिकॉज हम जो इंसान होती है ना, हमारी बेसिक नीड्स को कम्युनिकेट करना, हमको कम्युनिकेट करना चाहिए. अगर मुझे बाथरूम जाना है, मुझे पानी चाहिए, मुझे कुछ खाना है, हमारी बेसिक नीड्स. तो पहले द डू विल बी, आप अपने बच्चे को सिखाएं कि वो अपने नीड्स कैसे पूछ सकते हैं. ABC 1 2 3 स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, नॉट इम्पोर्टेंट. पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चा आपको बता सकता है कि उन्होंने क्या सर्वाइव. बिल्कुल बिल्कुल, राइट. सो आपने फिर देखना है, अच्छा मेरा बच्चा बोलता नहीं है, ठीक है, अब मैं कौन सा कम्युनिकेशन इस बच्चे को से कराऊं. साइन लैंग्वेज एक होता है जिससे हम शुरू करते हैं, जो बच्चे नॉन वोकल होते हैं. हम, या एक ऐप होती है जो जिसका नाम है प्रोलोको टू गो. वो एक ऐप होती है, उस पर तस्वीरें होती हैं, जो बच्चा क्लिक करता है आपको पता चल जाता है उनको वाटर चाहिए, आप उनको वाटर देते हैं. तो आप उनको एक कम्युनिकेशन मोड सिखाते हैं. अगर बच्चा वोकल होता है तो आप वो चीज़ पकड़ के मुंह के पास पकड़ के कहते हैं कुकी, और मुंह के पास रखते हैं ताकि वो आपके मुंह देखें. वो बोलेंगे कुकी, आप फौरन देंगे. तो वो सीख जाएंगे कि जब मैं कुछ बोलता हूँ, या जब मैं पजल करता हूँ, या जब मैं पानी साइन करता हूँ, मुझे वो चीज़ मिलता है. ठीक है.
एक और चीज़ होती है फॉर द डूज के अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं सिट डाउन, गिव मी द मुझे प्लेट दे दो और उनको समझ नहीं आ रहा, और आप बोल रहे हैं प्लेट दे दो और वो फिर भी समझ नहीं आ रहा, आपको क्या करना चाहिए कि अगर उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज थोड़ी वीक होती है तो अगर आप उनको एक इंस्ट्रक्शन देंगे आप साथ साथ वो एक्शन भी कराएंगे उनसे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे प्लेट दे दो तो आप उनको प्लेट पकड़वा के अपने आप को दिलवाएंगे ताकि उनकी लर्निंग ही एसोसिएशन से बनती है कि जब मामा ने बोला प्लेट दे दो तो मामा ने ये भी कराया, मामा ने बोला प्लेट दे दो. सो दोज आर सम ऑफ द डूज एंड क्विकली टू गो टू द डोंट्स. अच्छा, डोंट्स पे हम आएंगे. आयशा काफी देर से वेट कर रही हैं, वो भी अपना कुछ शेयर करना चाहती हैं. उनसे बात करने के बाद फिर डोंट्स पे भी आएंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आयशा, आप क्या शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? वेल, मेरी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है, तो मैं वैसे उसको थेरेपी के लिए लेकर जा रही थी आगा खान हॉस्पिटल, बट कुछ टाइम से मैं अभी घर पे ही है वो. वैसे तो उसकी जो रिसेप्टिक लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है. वो रिक्वेस्ट भी करती है चीज़ों के लिए जो उसको चाहिए होती है. लेकिन अभी जो मैं इशू फेस कर रही हूँ वो ये है कि वो अपने टच नहीं करने देती है मुझे बाल वगैरह को. जब मैं उसके बाल बनाती हूँ तो मुझे बाल नहीं बनाने देती है और बहुत ज़्यादा पिंचिंग करती है. उसके सेंसरी इश्यूज भी है वैसे, वैसे वो साउंड प्रोड्यूस करती है और पिंच करती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. जब भी मैं उसके बाल बनाने लगती हूँ तो स्क्रीन करती है और इस तरह के इश्यूज. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा. ये बताइए इसमें कि जो सेंसरी इश्यूज हैं कैन दे बी वर्कड ऑन, बेहतर हो सकते हैं ये? जी, असल में मैं कल अब हमारी प्रोग्रेस, हम अपने क्लाइंट्स को हर 3 महीने एक प्रोग्रेस सपोर्ट देते हैं. तो हमारी एक बच्ची हैं जो बिल्कुल आपकी बेटी की तरह आयशा, जो अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती. तो मैं देख रही थी कि हमने क्या क्या बच्ची से कराया था. तो पहली चीज़ है जो सेंसरी इश्यूज होती हैं ना, वो एक अंदर से हमारे 5 सेंसेस होते हैं. स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, साइट. ये हमारे 5 होते हैं. तो इन बच्चों के साथ क्या होता है कि ये कभी कभार एक ही सेंस पे हाइपर सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाइपो सेंसिटिव कम. तो ये जो आपकी बेटी है आयशा, मुझे लग रहा है वो हाइपर सेंसिटिव है टच टू हर हेयर. तो व्हाट यू डू इज़ शुरू में आप क्या करते हैं कि आप वही करते हैं जो बच्चे को नहीं पसंद होता, लेकिन आप साथ साथ आप शुरू नहीं करेंगे कि मैं ब्रश भी करूँगी, मैं बाल भी बांध दूँगी, मैं सब कुछ करूँगी, उससे कि चिढ़ जाएगी. यू हैव टू बिल्ड इट अप. सो यू स्टार्ट विथ हेयर ब्रशिंग, जस्ट हेयर ब्रशिंग, एंड साथ साथ आप उसको एक चीज़ होती है जब बच्चे को डिसेंसिटाइज करते हैं ना किसी टच से, किसी साउंड से, तो यू यूजुअली ट्राई एंड एसोसिएट जो बच्चे को नहीं पसंद है विथ समथिंग दे लाइक. तो फॉर एग्जांपल बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो बाल नहीं कर पाते. सही, यही मसला होता है. या बॉयज़ होते हैं उनको रेज़र की आवाज़ से डर लगता है तो बाल नहीं करवाना. तो क्या करना होता है कि मैं कभी कभार सजेस्ट करती हूँ कि यू कैन नॉट फोर्स अ चाइल्ड, उनको ट्रॉमा में नहीं डालनी चाहिए. तो थोड़ा थोड़ा आप कराते जाएँ, बाल ब्रश करते जाएँ, साथ साथ कोई वीडियो या कुछ स्नैक दें या कुछ जो उनको पसंद है. तो क्या हो जाता है, उनकी एसोसिएशन थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है, वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं. आहिस्ता आहिस्ता से फिर बिल्डअप करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. और अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे मिशाइल कि सिंस यू आर अ वर्किंग मदर, तो जब आप काम कर रही होती हैं वो उस वक्त किसकी असिस्टेंस में होते हैं वो, एंड हाउ डज इट वर्क फॉर यू? Okay, so when I started work, I was always working, but right after my son, मेरे मियाँ के साथ मेरा एक पैक्ट था that we'll work like a team. So when I'm working, he's the caretaker, right? Okay. Because जितना वो मेरा है उतना वो मेरे मियाँ का है, ठीक है? Parents work together, and that's how you make success stories. I don't think I could have done anything without my husband, and I give him due credit for that. Because generally ये होता है कि बाप नहीं involved होते हैं, and he's a very involved caring father. From the time my son was very little, ठीक है ना, जब उसको सही से पकड़ना भी नहीं आ रहा होता था. You know how it is. Men are not used to these things. बिल्कुल. हमारे यहाँ ये चीज़ें सिखाते नहीं हैं because ये तो अम्मा का काम है. So I think the fact that we were all by ourselves, कोई family नहीं थी, it was just me and him. तो वो हमारे it worked in our favor. So it was either me or either him. And he's also very close to his son, very possessive about his son. So जितने भी हमारे हॉस्पिटल के विजिट्स होते थे, MRIs हुए, बहुत सारी चीज़ें, we went through a bunch of things कि ये टेस्ट कराएं, बेरा टेस्ट कराएं, फलाना कराएं, धमाका कराएं. So he was a part of everything. ठीक है. And काम पे भी we've made our schedule in a way
that since मैं events करती हूँ तो मेरा normally जो मेरा rush hours होते हैं वो weekend पे होते हैं when he's off from work. Oh, So you know then he's the caregiver and I'm at work. But ये है कि जब रामिन मेरा बेटा जब स्कूल में होता है those are my peak working hours. Okay. And उसके बाद then thanks to technology everything is on the phone. It's easy to communicate. So that's how we juggle. ओके सो इसमें ये जो आपने चैलेंजेस बताए हैं खुद ही उसके आपने सोल्यूशंस भी अपने लिए बना लिए सो इज देयर अ टाइम कि जब दोनों अगर अवेलेबल नहीं है कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिस पे आप रिलाई कर सकती हैं बिकॉज यू नो इन एन आइडियल केस तो ऐसा होता है सो आपके साथ भी ऐसा है? अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली यहाँ होती नहीं है और जब मेरी मदर विजिट करती हैं तो शी इज़ ऑल्सो क्वाइट ओल्ड तो मैं उन पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सी देन अगेन वी डीलिंग विद ऑटिज्म एंड ADHD. ADHD is a lot of hyperactivity. So he's on the go. There are times जब मैं अपनी मेरी टीम के साथ भी वो बहुत ज़्यादा he's very familiar with the people who work in my team. Okay. So मैं कभी-कभी अपने टीम को कहूँगी इसको थोड़ी देर अपने साथ बिठा लो कि मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँ. Okay. Yeah, somebody because see the thing was जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 6 महीने बाद मैंने काम शुरू कर दिया. सही. Right? I started with my second baby. So as I would like to call it. So मेरी team has grown with me, has seen my child grow, has seen me in my worst form, जब therapies के बाद and this that वो सारी चीजें मेरी टीम ने मेरे साथ साथ देखी हैं. So I never call them my team, I call them my family. That is why they have this compassion for him. बिल्कुल. And you make your village. So my village is my team as well. मेरे साथ जो मेरा काम मेरे साथ करते हैं उनको अंदाजा है कि ये मेरे लिए doable है. इस चीज के लिए उनको आगे आना होगा. So I think it works out and कोई ना कोई तरीका निकल आता है and we manage somehow. अच्छा इतनी अच्छी बात यहाँ पे मशाइल ने की कि एक नॉर्मल चीज़ है जो हमारे यहाँ खैर इतनी नॉर्मल नहीं है फॉर द फादर टू बी इन्वॉल्व एज मच राइट. वो हमारे यहाँ जो फादर है अगर उसने वीक में एक दिन सुला दिया एक आइडियल सिनेरियो में एक बच्चे को तो फिर लाइक वो हाँ हेल्प कर रहा है. सो बिल्कुल हमारा ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है मैसेज का टाइम हो गया है. सो इसमें ओवरऑल क्या कहना चाहेंगी कि एज यू सेड कि एक इट टेक्स अ विलेज फॉर एनी गुड कॉज अ गुड रीजन. सो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि हाउ टू टैकल विद ऑटिज्म विद ऑप्टिमम फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स क्या कहना चाहेंगी? सो पहली बात है कि ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए आपने पहले देखना है कि आपका बच्चा उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं. हर बच्चा फ़र्क होता है और हर बच्चे की अलग स्किल्स होती हैं. तो फॉर द ऑप्टिमम यू वांट टू एक्सपोज योर चाइल्ड. जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं एक होते हैं बच्चे जो सवांट्स होते हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल स्किल्स होती हैं. सो अगर आप एक माँ है या एक बाप है जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई भी डेवलपमेंटल डिले आप उनकी पेस पे चलें. आप उनको मुख्तलिफ चीज़ें कराएं म्यूज़िक क्लासेस स्पोर्ट्स आप उनको पढ़ाई कम्युनिकेशन मुख्तलिफ चीज़ें उनसे कराएं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेरेंट्स जो भी देख रहा है आपने ये सोचना है कि मैंने अपने बच्चों को उतना सिखाना है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें. That is the most important thing. Yes. So they can be independent, shower themselves, help themselves in every way possible. And also, you are your biggest supporter of your child. Remember that. So you need to stand with them, protect them, and not shy away. जो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, या भूल जाएं, क्योंकि लोग कहते ही रहते हैं और कुछ करने का ही नहीं है. So you have to protect your child. बिल्कुल. मशाइल क्या कहना चाहेंगी जाने से पहले? I'll actually repeat what Isma has said that you're your child's biggest supporter. मैं बहुत जगहों पे लड़ती हुई नज़र आई हूँ अपने बच्चे के राइट्स के लिए जहाँ पे वो कोई अजीब सी शक्ल बना दे या कोई कहे क्या प्रॉब्लम है थिंग्स दैट पुट यू डाउन. एंड बच्चे उस एज पे पहुँचते हैं जब उनको चीज़ें ये समझ आना शुरू हो जाती हैं कि ये मेरे बारे में बात हो रही है. सो आई फील दैट प्लीज़ मेक पीपल अवेयर. हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल ये है कि लोगों को पता ही नहीं है. अगर मैं किसी से भी पूछूं जी आप मुझे बताएं ऑटिज्म क्या है तो वो एक बड़ा अजीब सा एक एक्सप्रेशन आता है जैसे मैंने कोई बहुत ही बड़ी बीमारी का नाम ले लिया है. वो विच इज़ नॉट द केस. सी इट्स you slowly start changing your own lifestyle according to your child. मुझे पता है मेरे बेटे की strengths हैं, उसकी fantastic memory है. He's very good in music. उसको चीज़ें याद रह जाती हैं, वो लोगों से मिलता है, वो भूलता नहीं है. So of course I see that in him and I want to push him in those things. He's a very chirpy kid. इसी तरह से आपको अपने बच्चे की the only challenge becomes हम इतना negative सुन रहे होते हैं सबसे therapist से इससे उससे that you start feeling that way. I think the way to go about it is having a positive approach.
یہ اللہ میاں کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اللہ میاں must have seen something in you, right? That's why this opportunity has been given to you, not this challenge but this opportunity for you to also break the mindset. بالکل, I think that is very important. Absolutely. بہت بہت شکریہ مشائل آپ کا, بہت بہت شکریہ اسما آپ کا. اور ٹیک ہوم میسج ایکچولی یہی ہے, جیسے اسما نے شروع میں کہا بھی تھا کہ وہی آپ کو ملتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ میں کیپیبلٹی ہوتی ہے. اینڈ ود یو نو مدرز لائک مشائل, آئی تھنک کہ ہم نے کسی نہ کسی کا مائنڈ سیٹ ضرور آج چینج کیا ہوگا, کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ, ایک سپورٹ سسٹم ضرور پرووائڈ کیا ہوگا. بریک پہ جانے کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آئیں گے آج کے سیکھیں کے ساتھ, تو جلدی سے واپس آ جائیے.